क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हो आप सब? सेकंड ईयर केमिस्ट्री हाजिर हो जो, शाबाश। ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी। कैसी तबीयतें? खैर खैरियत? बेटा लास्ट टाइम हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और वो चैप्टर था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, चैप्टर 16 आपकी बुक का लास्ट चैप्टर। और आपको मैंने उस वक्त बताया था कि इस चैप्टर में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको कर सकें उसके लिए तैयार, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 6 चैप्टर के साथ इसकी पेयरिंग हुआ करती है। 6 चैप्टर भी निस्बतन आसान ही है, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। मेटलर्जी उसमें है और इसके अलावा कुछ और मामलात हैं। तो बहरहाल जब आप 6 चैप्टर भी पढ़ लें और बल्कि जब सारी बुक एक बार पढ़ लेंगे ना, तो फिर ये डिसाइड कीजिएगा कि आपने कौन से चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटैम्प्ट करने हैं। तो आए हम शुरू करते हैं अब 16 चैप्टर का सेकंड टॉपिक। मैंने आपको बेटा कल बताया था कि इस चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये सारी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के सारे लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आप वैसे इंशाल्लाह याद रहेगा मुझे, मैं आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगा। अगर नहीं भी तो चलें लास्ट में एक दिन में जाके बता दूंगा। तो लेकिन ये कि ये सारी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अब जैसे आज जो हमारा टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वाला, और उसमें एयर पोल्यूशन जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को आसान चैप्टर है बेसिकली। कुछ एक चीज़ें हैं, एक दो टॉपिक्स ज़रा पढ़ लेना तो फिर मैं आपको एक दो टिप्स बताऊंगा कि ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए। और वैसे भी चूँकि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमसे इन्वायरमेंट के हवाले से, तो इतना मुश्किल नहीं लगता। बेटा कल हमने पढ़ा था बेसिकली इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में आपने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो याद कर लिए होंगे और उसमें कोई मुश्किल वाली वैसे बात नहीं थी। वो 4 कंपोनेंट्स क्या थे? वो थे जनाब अली आपका एटमॉस्फेयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद था हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद था लिथोस्फीयर, और फाइनली था बायोस्फीयर। अगर मैं शॉर्टली बात करूं तो एटमॉस्फेयर में आपने एनवायरनमेंट बेसिकली क्या थी कि आपके इर्द गिर्द की जो सारी चीज़ें हैं डैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट। आपके इर्द गिर्द की जो सारी चीज़ें हैं जिनका आपके साथ ताल्लुक़ है, जिसमें हवा, पानी, गैसेस, ये सारा कुछ शामिल है। आपकी ज़मीन शामिल है, उसके बाद इंसान, दूसरे जानवर, परिंदे, परिंद, पौधे, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं। इन्वायरमेंट में जब हम उसके कंपोनेंट्स देखते हैं और हम इन्हीं चीज़ों को, जिनका अभी मैंने नाम लिया है, इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे गिर्द मौजूद या तो चीज़ें जो हैं वो गैशियस हैं। ठीक है ना, मैं इसको इस सेंस में भी तो बात कर सकता हूँ ना, या तो मैं कह सकता हूँ कि चीज़ें हमारे गिर्द गैशियस हैं। तो जो गैशियस हैं वो सारी आती हैं एटमॉस्फेयर में। गैशियस सारी किस्में डिस्कस होंगी एटमॉस्फेयर में। अच्छा, या हमारे गिर्द पानी है, हम पानी इस्तेमाल भी करते हैं और वैसे भी हमारे समुंदर पानी से भरे हुए हैं, वो आएगा हाइड्रोस्फीयर में। हमारे गिर्द तीसरी चीज़ क्या है? सॉलिड्स हैं। देखें, इस तरह से भी बात को आप जहन में रख सकते हैं ना। तीसरी चीज़ हमारे गिर्द क्या है? सॉलिड्स है, जिसमें हमारी ज़मीन भी आ रही है और ज़मीन के अंदर मादनियात जो मौजूद हैं, जो मिनरल्स मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सारे इसमें आ रहे हैं, वो आगे लिथोस्फीयर में। अच्छा, एक चौथी चीज़ ये देखें, गैस, लिक्विड, सॉलिड हो गया। अब एक चीज़ और है जो कि सॉलिड तो हैं लेकिन वो मूव भी कर सकते हैं, वो जिंदा चीज़ें हैं, और इनको फिर हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, बायोस्फीयर। हमारा एज ह्यूमन जब हम जी रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द की मौजूद हर चीज़ों का आपस में किसी न किसी हवाले से एक ताल्लुक़ है। हम इन्वायरमेंट को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें ले रहे हैं। हमारा अपनी इन्वायरमेंट के साथ एक ताल्लुक़ है। इसी ताल्लुक़ को, इसी सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम।
और जब आप इस इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, आप इसके ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है बुरा, ख़राब। जब आप इसके ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट डालेंगे तो ये चीज़ आएगी, आपकी इन्वायरमेंट को डिटोरिएट करेगी, आपके इन्वायरमेंट को ख़राब करेगी, और इवेंचुअली जिस बात को इंसान ने काफ़ी देर से समझा लेकिन समझ गया अब, इवेंचुअली अगर आप अपने इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं तो इवेंचुअली वो नुकसान घूम फिर के आप तक ही आता है, वो नुकसान घूम फिर के हम तक ही आता है दोबारा से। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने आपको कल बताया था कि आपने पेज नंबर 308 पे जो हेडिंग है बायोस्फीयर की या इकोस्फीयर की, इसकी हेडिंग तक करना है। उससे जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक में शामिल है। आए अब इसको नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, और अब हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं या वो क्या मसाइल हैं जो हमें इन्वायरमेंट को हमारी वजह से और हमें फिर इवेंचुअली इन्वायरमेंट की वजह से सहने पड़ रहे हैं। हम बात करेंगे पोल्यूशन की। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन या प्लूटेंट, प्लूटेंट का मतलब क्या है? वो चीज़ जो प्लूटेंट, प्लूटेंट का मतलब है वो चीज़ जो पोल्यूशन कॉज करे, पोल्यूशन की वजह बने। तो प्लूटेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ सॉरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ऊपर, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव, कोई एडवर्स इफेक्ट कॉज करे, इट इज़ कॉल्ड प्लूटेंट। क्या मैंने कहा है? मैंने कहा है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग, एनी स्पीशी, एनी फैक्टर which cause an adverse effect on us, our property or the environment at the whole is called pollutant। क्लियर होगी बात? ये डेफिनेशन इसने यहाँ लिखी भी हुई है पेज नंबर 308 पे। देखें ज़रा, जो पैराग्राफ मैंने कहा था कि आपने अभी नहीं करना टाइप ऑफ पोल्यूशन से ऊपर वाला, उसमें लिखा हुआ है। तो आप इसको पोल्यूटेंट कहेंगे या इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब जो पोल्यूशन है इसको हम डिवाइड कर सकते। अब ये जो पोल्यूटेंट की वजह से, जो ख़राबी की वजह से जो चीज़ कॉज होगी, जो चीज़ बनेगी उसकी वजह से, दैट विल बी कॉल्ड पोल्यूशन। यानी कि पोल्यूटेंट विल कॉज पोल्यूशन, पोल्यूटेंट विल कॉज पोल्यूशन। ऐसे ही आप जिसको आप उर्दू में कहते हैं आलूदगी, गंदगी, आलूदगी। अब जो आलूदगी है, जो पोल्यूशन है, इसकी वैसे तो टाइप्स और हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो टाइप्स जो कि मेन हैं। वो क्या हैं? एक है एयर पोल्यूशन और दूसरी होगी वाटर पोल्यूशन। हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि एयर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। और जब उस एयर पोल्यूशन हो गई है, अब एयर पोल्यूशन होगी तो उस एयर पोल्यूशन की टाइप्स क्या हैं? जैसे देखें ना, एसिड रेन का आपने नाम सुना होगा, आपने स्मोक का नाम सुना होगा, फिर आपने जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन था, ये सारी पोल्यूशन की रीजंस थी। पोल्यूशन की वजह से ये कॉज हुई थी, पोल्यूशन की वजह से ये हैपन हुई थी एक्चुअली। तो इसलिए वो आएंगी, ये सारी बातें हम करेंगे एयर पोल्यूशन में। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे वाटर पोल्यूशन की तरफ कि पानी कैसे आलूदा हो रहा है और वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है या हम उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। पेज नंबर 308 से मैं शुरू करता हूँ और सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के। जब मैं एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, तो अब इसमें ये डिस्कस होगा कि आपकी जो हवा है ये आलूदा कैसे हो रही है, ये पोल्यूट कैसे हो रही है, ये किन फैक्टर्स की वजह से पोल्यूट हो रही है, ये बात होगी इसमें। इसलिए जब बात इसकी शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? वो है जनाब अली कि व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, टाइप्स
ऑफ पोल्यूशन, ये टॉपिक आपका ठीक हो गया। और इसमें हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, हाँ जी, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है बोर्ड में, पेपर में पूछ लेता है कि बताएं जी प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी पोल्यूटेंट बेटा वो चीज़ें हैं जो कि इंसान डायरेक्टली एयर में इमिट कर रहा है। हम जो चीज़ें डायरेक्टली एयर में इमिट कर रहे हैं और हमारी वो चीज़ें डायरेक्टली एयर में जा रही हैं, डायरेक्टली जाके एयर को पोल्यूट कर रही हैं, वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, फ्यूल बर्निंग होती है, फ्यूल बर्निंग होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी तरह SO2, इसी तरह SO3। ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो डायरेक्टली हमारी एक्टिविटी की वजह से एयर में जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। क्लियर होगी बात। ऐसे ऑक्साइड्स, ऐसे पोल्यूटेंट जो हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से डायरेक्टली एयर में जा रहे हैं। देखें ना, गाड़ियाँ चल रही हैं, उसकी वजह से सल्फर के ऑक्साइड बन रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। आपका जो फ्यूल है इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, इसके अंदर सल्फर भी होती है। जब ये बर्न होता है तो इसके ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये बड़े कॉमन से ऑक्साइड्स हैं। CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं आप, SO2, SO3, NO और NO2। अच्छा एक बात आप जहन में रखें ज़रा, SO2 और SO3 इसको ना कंबाइनली सॉक्स भी कहते हैं। ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा ना, क्या कह रहा हूं, इसको SO2 और SO3 को सॉक्स भी कहते हैं। यानी मैंने क्या किया है, SO लिखा है और आगे मैंने यहां पे X लगा दिया सिर्फ। इसका क्या मतलब है, सल्फर के ऑक्साइड्स। अब मैं इसमें SO2 भी आ जाएगा, इसमें SO3 भी आ जाएगा। अच्छा जी, इसको नॉक्स भी कहते हैं, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कंबाइन कर दिया, NOx, X छोटा लिखेंगे आप नीचे, NOx। इसका मतलब इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी आ जाएगा और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा, सॉक्स, नॉक्स। अब आपको पता होना चाहिए, जब मैं सॉक्स की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि सल्फर का ऑक्साइड X का मतलब SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, एंड इट विल बी कंबाइनली कॉल्ड NOx यानी नॉक्स। ठीक हो गया। जब बर्निंग होती है, चाहे वो फ्यूल की बर्निंग इन द कार्स हो, इन द बाइक्स हो, आपको पता है आपके ये जो एयरप्लेन्स हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर हैं पोल्यूशन कॉज करने में। दिन में हज़ारों फ्लाइट्स उड़ती हैं एक जगह से दूसरी जगह जो पैसेंजर्स को लेके जाती हैं, और एक जहाज़ हज़ारों लीटर तेल इस्तेमाल करता है, और ऑब्वियसली जब वो तेल बर्न हो रहा है तो उसके जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, जो उसके ज़रात निकल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। ऐसे ही तो बेसिकली ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, वो फिर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, सॉक्स होगी, नॉक्स होगी, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो कि डायरेक्टली हमारी एक्टिविटी की वजह से, हमारी इंडस्ट्री से डायरेक्टली निकल के इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। क्लियर। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनेंगे। हमने एक एक्टिविटी की, हमने गाड़ी चलाई, हमने कार चलाई, हमने इंडस्ट्री चलाई, उसकी वजह से कार्बन के ऑक्साइड्स, इसी तरह सॉक्स, इसी तरह नॉक्स, इसको कॉक्स भी कह लेते हैं वैसे यूजुअली, लेकिन कार्बन का ऑक्साइड सिर्फ यूज़ होता है कार्बन मोनो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर सॉक्स और नॉक्स, ये सारी इन्वायरमेंट में आ रही।
अब ये इन्वायरमेंट में आने के बाद एक फर्दर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती हैं, जिन कंपाउंड में वो कन्वर्ट होती हैं वो उनको कहते हैं सेकेंडरी कंपाउंड्स। क्लियर होगी बात? क्या आपने अभी 4 चैप्टर पीछे पढ़ा है, मुझे बताएं कि अगर ये वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर मैं इसको वाटर के साथ मिक्स करूं तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो क्या बनाती है वाटर के साथ मिलके? वो बनाती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। बात समझ आ रही? ये प्राइमरी पोल्यूटेंट थे जो कि हमारी एक्टिविटी से डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आए। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट से बने। इसमें एक बड़ा कॉमन एक और है, पैन, PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब ये सारे कंपाउंड बेसिकली आपके जो बेसिक कंपाउंड थे, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट थे, उनसे बन रहे हैं। चाहे वो कार्बन के ऑक्साइड हैं, चाहे वो सॉक्स हैं, चाहे वो नॉक्स हैं, वो वाटर के साथ मिलके वो फर्दर आपस में रिएक्शन करके वो एयर की मौजूदगी लाइट की मौजूदगी में किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके बेशुमार दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये एक इम्पोर्टेंट बात, इसको ना इस तरह से याद रखिएगा। पैन क्या होता है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये बात MCQs में पूछ लेता है बोर्ड में, ये बात पूछ सकता है उसमें एंट्री टेस्ट में। क्लियर होगी जी बात? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। यू कह देता है कि पैन बताएं जी किसकी फुल फॉर्म है, नीचे 2-3 नाम दे देगा। ठीक हो गया? ओके जी, ये सारी बातें बेटा लिखी हुई हैं पेज नंबर 308 के ऊपर। और इनके अलावा मजीद भी हैं, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, ओजोन हो गई, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए। ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट। हमने, इंसान ने अपनी एक्टिविटी के नतीजे में प्राइमरी पोल्यूटेंट कॉज किए, उनको प्रोड्यूस करवाया और वो फर्दर प्राइमरी पोल्यूटेंट कन्वर्ट हुए सेकेंडरी पोल्यूटेंट में। ठीक हो गया? सबसे पहले अब हम इनको डिस्कस करते हैं ज़रा, जो मेनली हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और एक चीज़ और होगी हाइड्रोकार्बन्स। ये 4 चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं, बेसिकली ये कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा मेरा ख्याल है नहीं कर सकूँगा, क्योंकि आपने 3rd चैप्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और वो आपके जहन में होना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, वो वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ इन द रेफरेंस। अच्छा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा एक कलरलेस गैस है और हाईली पॉइजनस है। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये अगर किसी जगह पे मौजूद होगी तो यू विल नॉट बी अवेयर अबाउट इट्स प्रेजेंस, आपको नहीं पता चलेगा। आप जनरली और नॉर्मली सांस लेते चले जाएंगे और ये वक्त के साथ साथ इंसान जो भी मौजूद होगा उसको किल कर देंगे। साइलेंट किलर, जैसा कि आपने मुमकिन है कभी सुना हो कि सर्दियों के मौसम में जनाब रात को हीटर चल रहा था या रात को जो गैस बर्नर है वो ऑन था और पूरे की पूरी फैमिली जो है वो खुदा न खास्ता वो किल हो गई। उसकी मेन रीज़न कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। जब हवा का फ्लो नहीं रहता ना रूम के अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो ना, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा होता है ना, तो अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मसला होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मसला इतना ज़्यादा नहीं होता, ये सफोकेशन कॉज करती है, आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन भी अमाउंट में लेस हो, कम हो, तो फिर ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के मौजूद होने का पता भी नहीं चलता। इसीलिए मुमकिन है आपने कभी सुना हो कि आप गाड़ी में भी अगर जा रहे हो ना सर्दियों के मौसम में और आपने हीटर ऑन किया हो
सर्दियों में हम हीटर ऑन करते हैं गाड़ियों का, तो वो ख़ास तौर पे आपको ये कहा जाता है कि अपनी जो विंडो है ना उसको थोड़ा सा कम से कम ओपन रखें ताकि फ्रेश एयर आती रहे, क्योंकि जो हीटर है वो बेसिकली इंजन का एग्जॉस्ट ले रहा होता है। हीटर जो होता है ना आपकी गाड़ी का, वो बेसिकली इंजन के एग्जॉस्ट से खुद को हवा को गर्म करके आपको दे रहा होता है। तो मुमकिन है कि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हो, तो आप इसलिए अपनी खिड़की जो है, अपना विंडो जो है वो थोड़ी सी खोल के रखें ताकि फ्रेश एयर का जो पैसेज है वो रहे। बहरहाल हम बेटा अब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड का दो जो सोर्सेज हैं वो पढ़ेंगे। या तो इसके सोर्सेज हो सकते हैं नेचुरल, या हो सकता है ये बाय ह्यूमन एक्टिविटी, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जब इसके सोर्सेज नेचुरल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इसका जो सोर्स है वो है वोल्केनिक इरप्शंस, उसके बाद नेचुरल गैस की जनरल एमिशन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि अगर हमारे पाकिस्तान में तो ये ज़रा कम है ये वोल्केनो वाला मामला, यानी जिसको आतिशफशां कहते हैं, वो वाला पाकिस्तान में मामला ज़रा कम है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में अच्छा खासा होता है। तो उसमें जब बेसिकली ज़मीन के अंदर से वो लावा निकलता है तो इट कंटेन्स रिच अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होते हैं। ये एक मेन सोर्स है इसका। इसके अलावा जो जनरल, अगर मिसाल के तौर पे जंगल में आपको पता है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाया करती होती है। मीथेन गैस कोई भी आपके जो दलदली इलाके हैं जंगलों में ख़ास तौर पे, वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो मीथेन गैस की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, मीथेन गैस यही है ना, जैसे आपके घर में आ रही है, तो आपके घर में आ रही है, आपने इसको बंद किया तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्लियर होगी जी बात। तो ये इसके नेचुरल सोर्सेज हैं। ह्यूमन एक्टिविटी में टॉप ऑफ द लिस्ट ऑब्वियसली आपका ये जो इंडस्ट्रीज हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके जहाज़, आपकी गाड़ियाँ, बाइक्स, ये सारे रिच सोर्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस होने का। कार्बन मोनोऑक्साइड इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो टोटल एयर पोल्यूशन है ना, ये एयर पोल्यूशन पढ़ ना आप, तो एयर पोल्यूशन की जो टोटल अमाउंट है ना उसका 50% ऑफ द टोटल एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वगैरह और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का आप इसमें पार्ट देखें कितना ज़्यादा है कि 50% ऑफ द पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द एज अ होल। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो 50% पोल्यूशन है ना वो कॉज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और उसके मेन और रिच सोर्सेज क्या हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक हो गया जी, ये बातें इसमें सारी लिखी हुई हैं। और उसके बाद आपने बता देना कि इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी तो वो डिसोसिएशन होगी, और ये सारा कुछ बातें, जनरल बातें, ये पढ़ेंगे तो समझ भी आ जाएगी। फिर एक बात यहाँ पे छोटी सी और बताई जा सकती है, और जो लास्ट पैराग्राफ में उसने डिस्कस की है वो क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ये मसला क्या है, बेसिकली होता क्या है कि हमारे अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जब हम इनहेल किया हुआ है, ऑक्सीजन को इनहेल किया हुआ है, ऑक्सीजन मैं अंदर लेके गया हूँ, जब मैं एक्सहेल करता हूँ, सांस बाहर निकालता हूँ, तो मेरे जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो कि बेसिकली आपके ब्लड सेल्स लेके आते हैं, उसको कैरी करके लाते हैं और लंग्स में ला के उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ के, और जो आपके इसके ब्लड सेल्स हैं उनको छोड़ के वो आती है आपके लंग्स में, लंग्स से आती है, और जब मैं एक्सहेल करता हूँ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है साथ में। यही प्रोसेस, यही तरीकाकार है सर। होता क्या है कि अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया ना, बाहर से इनहेल करूंगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर से तो नहीं आती, बाहर से इनहेल जब करूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन के साथ और रेड ब्लड के सेल्स के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्टली और ज़्यादा स्ट्रांगली कंबाइन करती है। इसको फिर अलग करना इसके लिए आसान नहीं रहता। इसलिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ब्लड सेल को छोड़ के, इजीली हीमोग्लोबिन को छोड़ के और सेपरेट हो जाती है और लंग्स में आ जाती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं करती।
कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाइंड करती है और इवेंचुअली क्या होता है कि आपके जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर डेथ्स होती है। शुरू में ऑब्वियसली नौजिया हो सकता है, यानी थोड़ा चक्कर वक्कर आ सकते हैं, इस तरह का मामला हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का तो इवेंचुअली डेथ विल बी देयर। ठीक हो गया। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का किसी जगह पे ऐसा कोई कॉज हो गया है, किसी पेशेंट का पता चला है कि उसको कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको फिर ऑक्सीजन के शॉक्स दिए जाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है प्रेशर के साथ, ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस करवा सके जाके। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हुई ख़त्म। नेक्स्ट देखेंगे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में भी यही दो बातें डिस्कस होनी है। एक उसका जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो कैसे हो रही है, और दूसरा हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी उसमें कैसे अपना पार्ट प्ले कर रही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जिसको मैंने आपको जनरली कहा है कि आई से नॉक्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। नॉक्स में मेन जो दो चीज़ें ना, पहले सबसे पहली बात वो तो है NO और NO2। नाइट्रोजन के ये दो ऑक्साइड्स नॉक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से। इसका जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़। होता क्या है कि ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं ये फिक्स करते रहते हैं नाइट्रोजन को, और नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स ये बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से फर्दर NO और NO2 प्रोड्यूस होती रहती हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी की बात करूं तो इसका जो मेन सोर्स है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात। फिर उसके अलावा आपके ये जो नेचुरल जो बेसिकली नेचुरल गैस है ना, जिसको आप बर्न करते हैं, और आपका गैसोलीन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेचुरल गैस और गैसोलीन का मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह, ये दोनों बेसिकली हैं क्या, ये कार्बन के कंपाउंड है ना जिनको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन भी शामिल होती है। तो ऑब्वियसली जब इसकी बर्निंग होती है तो जब पेट्रोल की बर्निंग होगी या डीजल की बर्निंग होगी तो जो बीच में उसके नाइट्रोजन शामिल है उसकी भी तो बर्निंग होगी ना, तो इसकी भी जब बर्निंग होगी तो इसके कन्वर्ट हो जाता है अपने ऑक्साइड्स में। ठीक हो गया। और वो ऑक्साइड्स मेनली क्या हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट को आके फिर पोल्यूट कर रहे हैं, और इसमें मेन जो आपकी सोर्स हुआ वो क्या हुआ, आपकी ह्यूमन एक्टिविटी। बैक्टीरियल एक्टिविटी और नेचुरल जो सोर्सेज हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन मेन सोर्स हमेशा जो हमारी अपनी कारस्तानियाँ हैं और हमारा अपना जो काम है वो वही है। वो क्या, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इंडस्ट्री में बर्निंग, फ्यूल बर्निंग, ये सारा कुछ इसके सोर्सेज में आता है। आप इसके जो इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन आपने ये पढ़ी हुई है सारी इक्वेशंस, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO बनाएगी और ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाएगी। आपके लिए कोई बात इन इक्वेशंस में नहीं होगी, ये सारे सॉक्स नॉक्स आप अभी चैप्टर नंबर 4 में पीछे पढ़ के आए हैं। ओके जी, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं मेंशन करवाना चाह रहा हूँ वो ये है, पेज नंबर 309 पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो देखें ज़रा। ये बात MCQs में पूछ सकता है। रेजिडेंस टाइम ऑफ NO एंड NO2 इन द एटमॉस्फेयर आर 4 to 3 days। इसका मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, इसका है रेजिडेंस टाइम 4 days और इसका है 3 days। रेजिडेंस टाइम का मतलब क्या है, वो टाइम जिसमें जितना वक्त कोई एक कंपाउंड रह सकता है उसी कंपाउंड की फॉर्म में बगैर किसी दूसरे में कन्वर्ट हुए। मतलब क्या है इस बात का, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रह सकते हैं,
और इनका रेजिडेंस टाइम जो है वो 3 से 4 दिन है। इसका 4 दिन है, उसका 3 दिन है, 3 से 4 दिन, ठीक हो गया। तो ये इसके बाद ये क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी की वजह से, दूसरे कंपाउंड के मौजूद होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सम अदर कंपाउंड्स, लाइक जैसे भी बात की ना पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या लाइक आप समझ लें कि कीटोन्स के लिहाज से कोई कंपाउंड बना देता है, एल्डिहाइड्स के लिहाज से कोई कंपाउंड बना देता है जिसमें अमाइन ग्रुप साथ लगाओ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेजिडेंस टाइम, इनका रहने का जो वक्त है वो 3-4 दिन है। इसके लिए 4 दिन और इसके लिए 3 दिन। 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद इट विल बी कन्वर्टेड टू अनदर कंपाउंड, हो सकता है वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना दें, ठीक हो गया। मैक्सिमम इनका जो रेजिडेंस टाइम है वो इतना है। ओके जी, ठीक है। आज ऐसा करते हैं कि इसको यहीं तक रख लें, इसमें मुश्किल कोई भी नहीं है। वैसे ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज का। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम ना अब सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो बताना मैं क्या चाह रहा था, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन है ना वो बोर्ड में 1-2 बार सेपरेटली भी आया हुआ है। बेटा अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन देता है ना टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, जैसा कि मैंने ये बताया क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, तो ये एयर पोल्यूशन की बात अगर वो करता है तो फिर आपको पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा। फिर ये आपकी अक्लमंदी है, आपकी दानिशमंदी है कि आप उसको कैसे शॉर्ट करते हैं। ज़ाहिर है आप 4 नंबर के लिए, और आपका जो अप्रॉक्सीमेट टाइम बनता है बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का वो 11 से 12 मिनट बनता है। तो आप ज़ाहिर 10-12 मिनट में इतना लंबा पूरा तो नहीं लिखेंगे ना, जिसमें आप कार्बन के ऑक्साइड भी बताएं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बताएं, सल्फ़र के ऑक्साइड भी बताएं, हाइड्रोकार्बन भी बताएं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए फिर ये आपकी दानिशमंदी है कि आप इसको कैसे शॉर्ट करते हैं, ठीक हो गया। आपने इसको शॉर्ट करना है अगर पूरा आ जाता है मिसाल के तौर पे, लेकिन जनरली पूरा देता नहीं। जैसा कि बोर्ड में उसने 1-2 बार जो दिया हुआ वो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ लिया, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो फिर आप जब इस तरह से पूछेगा तो आप बता देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के जो सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, आप बता देंगे कि इसके ह्यूमन सोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से ये कैसे आ रहा है ये बता देंगे। उसके बाद आप ये बात कर देंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़र्डस क्यों है, डेंजरस क्यों है, जो कि उसके लास्ट वाला पैराग्राफ है। क्लियर हो गया। आज बेटा हमने शुरू किया है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और पोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि वी विल बी डिस्कसिंग मेनली 2 टाइप ऑफ पोल्यूशन, एंड दैट इज़ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जो मेन पोल्यूटेंट हैं वो हैं कार्बन के ऑक्साइड्स, वो हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो हैं सल्फ़र के ऑक्साइड्स, और चौथा हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। आज हमने कार्बन ऑक्साइड में कार्बन मोनो को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने नॉक्स को देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला सॉक्स और हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे इजाज़त दें अब। गुड लक।